बहुत स्वागत अभिनंदन। साथ ही मैं निवेदन करना चाहता हूं श्रीमान श्याम बिहारी जी गुप्ता, गौ सेवा आयोग अध्यक्ष उत्तर प्रदेश गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष श्रीमान श्याम बिहारी जी गुप्ता, आप भी मंच पर पधारें। आपका भी बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। जयपुर की जिला प्रमुख श्रीमती रमाजी चोपड़ा से भी आग्रह है, कृपया आप भी मंच पर पधारें। श्रीमती रमाजी चोपड़ा, जिला प्रमुख जयपुर, आप भी पधारें। साथ ही कल हमने जिनका प्रेरणादायक उद्बोधन सुना, राजस्थान के प्रथम गौ पालन रत्न अवार्डी श्रीमान सुरेंद्र जी अवाना, आपसे भी आग्रह है, कृपया आप भी मंच पर पधारें। श्रीमान सुरेंद्र जी अवाना राजस्थान के प्रथम गौ पालन रत्न अवार्डी। गौ पालन रत्न अवार्ड जो है वो भारत सरकार की ओर से दिया जाता है। आप सभी महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। मंचासीन अतिथियों के स्वागत के लिए मैं सबसे पहले गौ महाकुंभ के राष्ट्रीय संयोजक श्री नवरंग जी के स्वागत के लिए मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा श्रीमान विष्णु जी चेतानी। श्रीमान विष्णु जी चेतानी एवं धनंजय जी, आप मंच पर पधारें और श्रीमान नवरंग जी का आप स्वागत करें, सम्मान करें। धनंजय जी दिवाकर, विष्णु जी चेतानी। गौ महाकुंभ अपने आप में एक प्रेरणादायक पहल, उसके राष्ट्रीय संयोजक श्रीमान नवरंग जी का स्वागत। तत्पश्चात मैं आमंत्रित करना चाहूंगा श्रीमान महावीर सिंह जी खर्रा एवं सुनील जी कुमावत को। श्री महावीर सिंह जी खर्रा, सुनील जी कुमावत, आप मंच पर पधारें। एवं श्री राजेंद्र जी अठवाल, गौ सेवा आयोग अध्यक्ष उत्तराखंड, आप इनका स्वागत करें, सम्मान करें। श्री राजेंद्र जी अठवाल के स्वागत के लिए श्री महावीर सिंह जी खर्रा, सुनील जी कुमावत। मैं आमंत्रित करना चाहूंगा डॉक्टर मनोज जी बलवदा एवं शैलेंद्र जी बलवदा, आप भी मंच पर पधारें और गौ सेवा आयोग उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष श्रीमान श्याम बिहारी जी गुप्ता का स्वागत करें, सम्मान करें। डॉक्टर मनोज जी बलवदा, शैलेंद्र जी बलवदा, आप पधारें और उत्तर प्रदेश गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष श्री श्याम बिहारी जी गुप्ता का आप स्वागत सम्मान करें। मंच पर बुलाना चाहूंगा श्रीमती सरोज मान सिंह जी शोराण एवं डॉक्टर शालिनी तोमर गरसा जी, आप भी पधारें और श्रीमती रमा चोपड़ा जी का आप स्वागत सम्मान करें। श्रीमती रमा जी चोपड़ा, जिला प्रमुख जयपुर, इनके स्वागत के लिए श्रीमती सरोज मान सिंह जी शोराण, जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा झुंझुनू, तथा दाना शिवम अस्पताल की निदेशक डॉक्टर शालिनी तोमर गरसा जी, आप आएं और श्रीमती रमा चोपड़ा जी का स्वागत करें, सम्मान करें। मैं मंच पर बुलाना चाहूंगा डॉक्टर अशोक जी कुमावत और पूरण जी चौधरी। डॉक्टर अशोक जी कुमावत एवं पूरण जी चौधरी, आप मंच पर पधारें और श्रीमान सुरेंद्र जी अवाना का आप स्वागत करें, सम्मान करें। सुरेंद्र जी अवाना, प्रथम गोपालन रत्न अवार्डी।
का आयोजन ये जयपुर में हो रहा है। और जानकारी है कि आज ही इसका समापन होगा। सेवा आयोग के अध्यक्ष श्रीमान राजेंद्र जी अठवाल से आग्रह करूंगा, श्रीमान राजेंद्र जी अठवाल आप पधारें और अपने विचार व्यक्त करें। श्रीमान राजेंद्र जी अठवाल। बोलो भारत माता की। जरा दोनों हाथ उठा के बोलें तो जरा आनंद आए। भारत माता की, गौ माता की, गौ माता की, गंगा मैया की, गंगा मैया की, सनातन धर्म की, सनातन धर्म की। आज राजस्थान की इस पावन धरती जयपुर में एक इतिहास के रूप में आज का दिन दर्ज होने जा रहा है। मैं सर्वप्रथम तो इस गौ महाकुंभ के आयोजकों को बधाई देता हूं कि जिन्होंने इस सोच के साथ इसको ग्लोबल बनाने का प्रयास किया है। साथ ही यहाँ उपस्थित मेरे उत्तर प्रदेश के गौ सेवा आयोग के माननीय अध्यक्ष श्रीमान श्याम बिहारी गुप्ता जी, जिला प्रमुख जयपुर श्रीमती रमा चोपड़ा जी, राष्ट्रीय संयोजक श्री नवरंग जी, प्रथम गौपालन रत्न अवार्डी श्रीमान सुरेंद्र अवाना जी, यहाँ उपस्थित मंच पर अन्य महान भाव, मातृशक्ति, यहाँ उपस्थित संतगण, गौपालक एवं समाजसेवी भाई और बहनों, ये विचार जिन लोगों के मन में आया निश्चित रूप से एक पवित्र विचार है। और आज जिस तरह से हमारी गौ माता की, गौवंश की जो दुर्दशा है, उसके लिए हमारा सनातनी समाज ही जिम्मेदार है। और उसके देखते हुए आज दुनिया अर्थ की तरफ भाग रही है। जिस चीज से लाभ न होता हो उस चीज को, चाहे वो कितनी भी उपयोगी है, कितने भी पवित्र है, उसको रखने में उसको कोई महत्व नहीं है, कोई उसको उपयोग नहीं है, तो उसको नहीं रखते। लेकिन निश्चित रूप से कुछ समाज में परिवर्तन लाने वाले लोग भी हैं। हमेशा कुछ लोगों ने ही क्रांति को जन्म दिया। तो मैं समझता हूं कि जिस तरह से पिछले 2 साल पहले राजकोट में भी वहां गौटेक श्रीमान वल्लभ भाई कथेरिया जी की नेतृत्व में हुआ था, वो भी एक अद्भुत था। और यहां भी जयपुर में भी ये अद्भुत होने जा रहा है। मैं इतना ही मेरा मानना है कि ये लॉ चलती जलती रहे और ये बड़ी चिंगारी के रूप में
बृहद रूप में ये बढ़े पूरे देश में, जिससे कि गौ माता का निराश्रित न होना पड़े, और जो ये संज्ञा देते हैं लोग आवारा की, वो न सुनना पड़े। मैं कहता हूं आवारा वो लोग हैं जो इनको निराश्रित कर रहे हैं। मेरा अपने अधिकारियों, अपने साथियों से भी हमेशा निवेदन रहता है कि आवारा शब्द अपने मुंह से गौवंश के लिए नहीं निकलना चाहिए। निराश्रित कह सकते हैं क्योंकि हम ही ने उनको निराश्रित किया है। आज आवश्यकता है कि इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए कुछ गौ सेवकों की मैं भूरी भूरी प्रशंसा करना चाहता हूं, जो अपना सर्वस्व निछावर करके इस कार्य में लगे हैं। अभी मैं 3 दिन पथमेड़ा गौ न्यास की तरफ से वहां का ट्रस्टी होने के नाते वहां नंदगांव में था। वहां देख के लगता है कि दुनिया में गाय बहुत खुश है। वहां यदि आप देखने जाएंगे तो पता लगेगा कि गौ माता और नंदी बाबा कितना खुश है। क्योंकि इनको खाने के लिए ही नहीं, इनको प्यार भी चाहिए। और आज दुत्कार मिल रहा है, बड़ा कष्ट के साथ कहना पड़ता है, मन को बड़ी वेदना होती है कि जब गौवंश सड़कों पे होता है, कोई पानी फेंकता है, कोई तेजाब फेंक देता है, कोई मार देता है, कोई भगा देता है, तो बड़ी वेदना होती है। और ये किसने की इसकी दुर्दशा? हमारे ही सनातनियों ने ही की है विशेष रूप से। तो इसलिए मेरा निवेदन है कि जिस भावना से ये कार्यक्रम किया है कि इसको अर्थ से जोड़ने के लिए यहां पर कई स्टॉल भी लगाए हैं। जब तक इसके गौमूत्र और गोबर का उपयोग सही ढंग से नहीं किया जाए, क्योंकि गाय के बिना गांव नहीं और गांव के बिना अर्थव्यवस्था नहीं है। क्योंकि भारत गांव का देश है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था से ही ये चलने वाला है। चाहे कितना भी नगरीय हो जाए, लेकिन जो आनंद गांव में है वो कहीं नहीं। इसलिए हमने अपने राज्य में, उत्तराखंड पहला राज्य है जो सबसे ज्यादा अनुदान देता है निराश्रित गौवंश के लिए। हम 80 रुपए प्रतिदिन प्रति गौवंश जो शरणार्थी हैं गौशालाओं में जो हैं उनको हम देते हैं। साथ में अभी एक नया जो मेरी बहुत महत्वपूर्ण परियोजना है, गौ ग्राम सेवक, जो 5 नंदी गांव में रखेगा उसको हम 12,000 रुपए महीना देंगे। और उससे भी उपरांत अभी 1 महीना हुआ है, ऐसी योजना लाए हैं कि 3 श्रेणियों में उसको बांटा है। कि एक तो जो सरकार द्वारा संचालित गौ सदन है, उसमें 100% योगदान निर्माण के लिए। जो दूसरी एनजीओ के साथ जो हमारी निगम निकायों और उनके माध्यम से वो 40% वो लगाए और 60% हम देंगे अनुदान के रूप में। और एक ऐसा है कि जो प्राइवेट जो एनजीओ अपनी गौशाला चलाता है अपनी भवन पे, उस पर भी 40% वो लगाए और 60% सरकार अनुदान देगी, जिससे कि गौशालाओं में जो उनके विस्तार के लिए कोई समस्या न पैदा हो। इसलिए सरकार ने की है। हमारे मुख्यमंत्री और हमारा मंत्रिमंडल हमारे सुझावों पर बखूबी से ध्यान देते हैं। इसका परिणाम है कि आज हम काफी हद तक सुधार करने में कोशिश कर रहे हैं। अभी बहुत काम की आवश्यकता है, लेकिन मेरा मानना है कि रास्ता यदि आपने पकड़ लिया, धीरे धीरे उस मुकाम पे भी पहुंचेंगे। क्योंकि यहां समय की बाध्यता होती है। माननीय मुख्यमंत्री जी भी आने वाले हैं और मैं साधुवाद देता हूं राजस्थान सरकार का कि उनका भी अब ध्यान इस ओर आ गया है। और मैं समझता हूं आज इसका प्रमाण यह है कि मुख्यमंत्री जी इस कार्यक्रम में आएंगे तो निश्चित रूप से जो गौशालाओं की
गौ सेवकों की और गौवंश की जो स्थिति है उस पर और ध्यान देंगे, ऐसी मेरी अपेक्षा है। और मैं चाहूंगा कि वो राजस्थान में एक ऐसी लहर ला दें कि जो मिसाल बने और जो उत्तराखंड से भी ज्यादा अग्रणी दिखाई दे। ऐसी कामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान राजेंद्र जी। आपने गौ संरक्षण संवर्धन की दिशा में जो कार्य किए जा रहे हैं उस संदर्भ में भी बहुत ही सरलता से आपने विषय रखा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं निवेदन करूंगा श्रीमान श्याम बिहारी जी गुप्ता, गौ सेवा आयोग उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष, आपसे निवेदन है कृपया आप भी अपने विचारों से हमें लाभान्वित करें। भारत माता की, एक बार जोर से बोल, भारत माता की। हम कहेंगे कौन हमारे सुखदाता, आप कहेंगे धरती पानी गौ माता। कौन हमारे सुखदाता? में गौ महाकुंभ 2025 का आयोजन, जिसका जो कार्यक्रम है इसका आयोजन किया जा रहा है जयपुर में। हम कहेंगे गर्व से कहो, आप कहेंगे हम गौपालक किसान हैं। गर्व से कहो हम गौपालक किसान हैं। गर्व से कहो हम कहेंगे किसान के खूंटे पे, आप कहेंगे कम से कम 2 गाय। किसान के खूंटे पर आज हम सभी का बड़ा सौभाग्य है कि जो गाओ विश्वस्य मातरः कहा गया है हमारे पुराणों में, आज इसको चरितार्थ करने के लिए राजस्थान की वीरभूमि, इस पवित्र भूमि में एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का गौ महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है। इस कुंभ के इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे मार्गदर्शक पूज्य संत बीकानेर से पधारे पूज्य स्वामी विमर्शानंद जी महाराज जी के मैं चरणों में प्रणाम करता हूं। और मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि एक बार जोरदार ताली बजाकर पूज्य महाराज जी का हम लोग अभिनंदन करते हैं। मंच पर उपस्थित हमारे मार्गदर्शक उत्तराखंड गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष परमादरणीय राजेंद्र अठवाल जी, बहन हमारी रमा चोपड़ा जी, आदरणीय श्री नवरंग जी, सुरेंद्र अवाना जी, हमारे उत्तर प्रदेश गौ सेवा आयोग के माननीय सदस्य श्री रमाकांत उपाध्याय जी, आदरणीय सुनील गौदास जी, हमारे अलीगढ़ के एमएलसी विधान परिषद के सदस्य परम आदरणीय बड़े भाई श्रीमान ऋषपाल जी, आदरणीय ऋषपाल जी, भाई साहब के लिए जोरदार ताली बजाकर हम इनका अभिवादन करते हैं। क्योंकि आज जो यहाँ देखकर जा रहे हैं ये हमारे पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी माननीय मुख्यमंत्री जी को सारे यहाँ की बातों को बताएंगे। मैं चाहूंगा एक बार खड़े हो जाइए, भाई साहब के लिए एक बार पुनः ताली बजा के अभिवादन करें। और हमारे जो इसमें उत्तर प्रदेश के जो हमारे साथी, हमारे भाई बहन इसमें शामिल हैं, जरा उत्तर प्रदेश के हैं, जरा एक बार अपने स्थान पर खड़े हो जाइए। उत्तर प्रदेश के सभी लोग खड़े हो जाइए। एक बार जोरदार इस कार्यक्रम के अभिवादन के लिए जोरदार ताली बजाकर इस आयोजन समिति के लिए, हमारा जो आयोजन समिति है उसके लिए जोरदार ताली बजाकर हम इनका अभिवादन करते हैं। बैठ जाइए सभी लोग। मैं निवेदन कर रहा हूं, जीवन जीने के लिए पहली आवश्यकता है शुद्ध हवा, जिसको हम दिन में 24 घंटे में 21,600 बार लेते हैं। हमारे आदरणीय भरत भैया के लिए, भरत राजपुरोहित जी के लिए जोरदार ताली बजा के अभिवादन करते हैं। इन्हीं के कारण आज हम आप सबके दर्शन करने का मुझे अवसर मिल रहा है। हमारे बहुत आइकॉन है इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए। आदरणीय भरत जी देश के लगभग 20 राज्यों में इन्होंने यात्रा की और सब राज्यों से लोग यहाँ पर कार्यक्रम में उपस्थित हैं। मैं आदरणीय भरत भैया का, मेरे यहाँ गौ सेवा आयोग लखनऊ भी पधारे थे और आज उत्तर प्रदेश के जो लोग यहाँ उपस्थित हैं उसमें सबसे बड़ा प्रयास हमारे आदरणीय भरत भाई का है। जीवन जीने के लिए 24 घंटे में हमें 21,600 बार श्वास लेते हैं, 15-20 बार हमें पानी की आवश्यकता होती है और 2 बार 3 बार हम भोजन करते हैं।
तो हमको शुद्ध हवा, शुद्ध पानी, शुद्ध भोजन, इन तीनों पर संकट बढ़ रहा है। इतने लोग यहां बैठे हैं, कोई नहीं कह सकता है कि मैं अपने बच्चों को जहर मुक्त भोजन देता हूं या देती हूं। हमारी माताएं बहनें बैठे और हमारे पुरुष लोग बैठे हैं। कोई कह सकता है कि मैं अपने बच्चों को जहर मुक्त भोजन देता हूं? कोई कह सकता है क्या? आज देश में बढ़ता हुआ कीटनाशक दवाएं, डीएपी, यूरिया के कारण धरती जहरीली हो रही है, पानी का संकट बढ़ रहा है, पानी नीचे जा रहा है, मिट्टी में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीवाणु खत्म हो रहे हैं, मिट्टी में पाए जाने वाला किसान का मित्र कहा जाने वाला देसी केंचुआ वो खत्म हो रहा है, और पेड़ लगातार कट रहे हैं, पर्यावरण का संकट बढ़ रहा है, तापमान बढ़ रहा है। इन सारी समस्याओं का समाधान यदि कोई है, बताइए। समस्याएं अनेक, समाधान एक। और वो समाधान क्या है? वो समाधान क्या है? गाय कहां होनी चाहिए? कहां होने चाहिए? किसान के पास होने चाहिए। यदि किसान के पास, हमारा किसान, हम कहेंगे गर्व से कहो, आप कहेंगे हम किसान हैं, गर्व से कहो, जोर से बोलिए, गर्व से कहो। चाहे नौकरी करने वाला व्यक्ति हो, चाहे व्यापार करने वाला व्यक्ति हो, चाहे नेता हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री, कोई भी हो, उसका पेट कौन भरता है? किसान भरता है। इसलिए किसान की समृद्धि से ही गांव की समृद्धि, गांव की समृद्धि से ही राज्य की समृद्धि, और राज्य की समृद्धि से ही इस देश की समृद्धि है। तो किसान को राजा बनने के लिए क्या करना है और भिखारी बनने के लिए क्या करना है? यदि किसान को भिखारी बनना है तो किसान गाय छोड़े, गांव छोड़े, खेती छोड़े और शहर की तरफ जाए, तो आने वाले 50 साल में वो किसान भिखारी हो जाएगा। और किसान को यदि राजा बनना है तो हम कहेंगे किसान, आप कहेंगे खेत पर। किसान, आप बताइए, किसान खेत पर रहेंगे तो क्या बनेगा? और किसान यदि अपना खेत छोड़ के शहर में रहने लगे तो क्या हो जाएगा? बोलिए, उत्पादन कहां, कब ज्यादा होगा? किसान खेत पर रहेगा कि गांव में रहेगा तो ज्यादा उत्पादन होगा? खेत पर। कहां रहेगा? तो अब फ्लैट नहीं, फार्म हाउस बनाना है। हम कहेंगे फ्लैट नहीं, आप कहेंगे फार्म हाउस बनाना है। फ्लैट नहीं, अब फार्म हाउस माने कैसा होगा? फार्म हाउस होगा जब किसान खेत पर रहेगा, खेत पर 4 गायें रखेगा, और गाय रखेगा तो गाय का दूध पिएगा। तो हम कहेंगे बच्चे पिएंगे, आप कहेंगे गाय का दूध, बच्चे पिएंगे। और हम कहेंगे खेती कराएगा, आप कहेंगे गोबर गौमूत्र, खेती कराएगा। और हम कहेंगे बच्चों की थाली में, आप कहेंगे जहर मुक्त भोजन, बच्चों की थाली में, परिवारजनों की थाली में। मेरे भाइयों और बहनों, 1947 के पहले अंग्रेजों को भगाना एक बड़ा राष्ट्र धर्म था, एक बहुत बड़ी क्रांति थी। 1857 के पहले मुगलों को इस देश से भगाना एक बहुत बड़ी क्रांति थी। और उसके पहले दुनिया के लुटेरे हमारे देश को लूटने आए। मुगल आए, चंगेज आए, पुर्तगाली आए, डच आए, ये अंग्रेज आए, जितने सब आए ये लुटेरे थे। और ये हमारे देश को लूटने क्यों आए थे? क्योंकि हमारा देश समृद्ध था और हमारे पास समृद्धि के आधार कोई था तो गाय, गांव, किसान और खेती थी, जिनके कारण हम दुनिया में सबसे समृद्ध देश थे। और आज सबसे बड़ा संकट बढ़ रहा है कि 1947 में जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ, उस समय हमारी आबादी थी 34 करोड़। भाइयों, कितनी आबादी थी जब देश स्वतंत्र हुआ 1947 में? जोर से बोलिए, कितनी थी? और आज आबादी कितनी है? 141 करोड़। 34 करोड़ से 141 करोड़ आबादी, 107 करोड़ आबादी इस देश की बढ़ गई है। और बताइए, खेती का रकबा कम हो रहा है कि बढ़ रहा है? खेती का रकबा कम हो रहा है। प्रतिदिन खेती की जमीन पर रोड बन रहे हैं, इंडस्ट्रीज बन रही हैं, स्कूल बन रहे हैं, कॉलोनियां बन रही हैं, और हमारे देश के प्रतिभाशाली युवा किसानों की जमीन को बिकवा कर खेती की जमीन कम हो रही। तो आने वाले समय में सबसे बड़ा संकट है वो भोजन का संकट है। किसका संकट है? भोजन का संकट। आने वाले समय में 25 साल बाद, 30 साल बाद जो गति चल रही है, इस गति को रोकना है। और वो रोकना यह है कि अब हमारे विकास का आधार चलें, हम कहेंगे चलें, आप कहेंगे गांव की ओर चलें, तो हम कहेंगे चलें, आप कहेंगे गाय की ओर चलें। और हम तीसरी बहुत महत्वपूर्ण चीज कह रहे हैं, समझ लीजिए, और वो है हम कहेंगे चलें, आप कहेंगे खेत की ओर चलें। और चौथा है चलें, आप कहेंगे प्रकृति की ओर चलें। खेत ही समाधान है, सारी समस्याओं का समाधान है खेत।
तो हम कहेंगे किसान, आप कहेंगे खेत पर किसान, और हम कहेंगे खेत पर, आप कहेंगे मेड़ खेत पर, और हम कहेंगे मेड़ पर, आप कहेंगे पेड़ मेड़ पर, और हम कहेंगे 33 फुट पर, आप कहेंगे फलदार पेड़ 33 फुट पर, और हम कहेंगे गौवंश, आप कहेंगे खेत पर गौवंश, और हम कहेंगे गौमूत्र, आप कहेंगे बहने नहीं देंगे गौमूत्र, और हम कहेंगे जहां गोबर और कचरा, आप कहेंगे वहां गोबर गैस, जहां गोबर और कचरा। मेरे भाइयों और बहनों, आज गोबर गैस संयंत्र की इतनी बड़ी आवश्यकता है कि जहां गोबर और कचरा वहां बायोगैस। बायोगैस वो चीज है, पहले लोहे के ड्रिप बनते थे केवीआईसी मॉडल, सीमेंट के बनते थे दीनबंधु मॉडल, लेकिन आजकल रबड़ के बायोगैस आ गए। झांसी में हम एक गांव है पलिंदा, जिसको हम पूरे गांव को बायोगैस विलेज बना रहे। अन्नदाता किसान बनेगा ऊर्जादाता। 10 किलो गोबर है तो भी घोल के डाल दीजिए, 25 किलो गोबर है तो भी घोल के डाल दीजिए। जो घास फूस कचरा, सब्जी मंडी फल मंडी का कचरा है, उसको चटनी बना के डाल दीजिए, आपकी गैस बनेगी, उससे भोजन बनेगा, और जो खाद निकलेगी वो गोबर से 5 गुना ज्यादा अच्छा खाद होगा। तो हमें 1-1 ग्राम गोबर, 1-1 ग्राम गौमूत्र, 1-1 ग्राम कचरे का प्रबंधन करना है। दुनिया के सामने कहीं जाने की हमें आवश्यकता नहीं, केवल किसान को, केवल हिंदुस्तान को, केवल हमारे गांव को गोबर, हम कहेंगे गोबर, आप कहेंगे जलने नहीं देंगे गोबर, और हम कहेंगे गौमूत्र, आप कहेंगे बहने नहीं देंगे गौमूत्र, और हम कहेंगे जहां गोबर और कचरा, आप कहेंगे वहां गोबर गैस संयंत्र। जहां गोबर और कचरा, बड़ी टेक्नोलॉजी की आवश्यकता नहीं है। 2047 में भारत को विकसित भारत बनाना है। उस विकसित भारत का आधार है, वो है भारत का किसान। किसान की समृद्धि होगी तो भारत समृद्ध होगा। किसान की समृद्धि आधार है खेत, खेत की समृद्धि का आधार है गाय। गाय का गौमूत्र, गोबर और कचरे को हम खेत में ले जाएंगे तो हम अपने मिट्टी में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीवाणु और देसी केंचुआ को बढ़ाने का काम करेंगे। खेत में ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ाना आज हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती है, उसका उपाय है गाय। तो मैंने आपसे कहा किसान खेत पर, आप कहेंगे खेत पर गौवंश, खेत पर हाँ गौवंश रहेगा, और गौमूत्र बहने नहीं देंगे। गोबर का कलेक्शन करेंगे, पक्का कटल सेट बनाएंगे, और पक्का कटल सेट पीछे नाली से जाके हौदी में इकट्ठा हो जाएगा गौमूत्र। आपने गौमूत्र को खेत में डाला और गोबर गैस की स्लरी को डाला, जब खेत में जाएगा तो उससे प्राप्त होने वाला अन्न फल सब्जियां बड़ी बड़ी बीमारियों को दूर करेगा। यदि आपने खेतों में डीएपी, यूरिया, खरपतवार नाशक, कीटनाशक डाला तो उससे पैदा होने वाला अन्न फल सब्जियां जहरीली होगी। घर घर में कैंसर बढ़ेगा, घर घर में डायबिटीज होगी, ब्लड प्रेशर होगा, और कैंसर से भी बड़ी बीमारी है वो है इनफर्टिलिटी, नपुंसकता, जो तेजी के साथ बढ़ रही है। हमारे ऋषियों ने कहा था शादी बाद में करो, गाय पहले दो, कन्यादान बाद में, गौदान पहले। गौ जाएगी किसान के घर, ससुराल में लड़की के यहाँ गाय जाएगी, दमाद और लड़की गाय का दूध पिएंगे, मूत्र गोबर खेत में जाएगा, जहर मुक्त अन्न पैदा होगा। तो आने वाले समय में दूध, घी, दही, जहर मुक्त अन्न फल सब्जियां खाकर हमारी बिटिया को ज्ञानवान, बुद्धिमान, वीरवान, भगवान कृष्ण की तरह संतानें पैदा होगी। तो आज हमारी आवश्यकता है कि हर घर में गाय हो, दूध का सेवन करें, और जिन लड़कियों की शादी होती है हमें तय करना है कि हम उसकी व्यवस्था करेंगे कि वो गाय का दूध, घी, दही पिएं। और यहाँ कितने लोग हैं जिनके घर में 2 किलो देसी गाय का घी रखा है? जरा हाथ खड़ा करो जिनके घर में 2 किलो देसी गाय का घी है। चलिए भाई, बहुत लोगों ने हाथ खड़ा किया क्योंकि यहाँ गौ सेवा में लगे लोग आए। एक बार जोरदार ताली बजाइए। देखिए, हमारे एक ऋषि हुए, उनका नाम था चारवाक। उन्होंने कहा यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। ऋण जो है कार के लिए मत लो, मकान के लिए मत लो, लेकिन यदि घी लेने के लिए ऋण लेना पड़ा तो ले सकते हो। तो सब लोग गाय का दूध, घी, दही पिए, बच्चों को ज्ञानवान, बुद्धिमान, वीरवान बनाए, और आने वाले 2047 में भारत में ज्ञानवान, बुद्धिमान, वीरवान संतानों के कारण विकसित भारत 2047 दुनिया का, आने वाले 22 सालों में हमें भारत को दुनिया का सबसे सशक्त और सबसे समृद्ध राष्ट्र बनाना है, और उसका आधार है गाय। इसलिए आज का जो कार्यक्रम हो रहा है, इसमें देश के अनेक राज्यों के लोग आए हैं। हम चाहते हैं, मैं आयोजकों को आमंत्रित करता हूं और कह के अपनी बात को समाप्त करता हूं। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इसी तरह का गो महाकुंभ का आयोजन उत्तर प्रदेश में आयोजन करने के लिए जितने लोग उत्तर प्रदेश के लोग आए हैं, सब तैयार हैं कि नहीं है भाई? तैयार हैं कि नहीं है? बहुत बढ़िया, जोरदार ताली बजाइए। अगला गौ महाकुंभ उत्तर प्रदेश में होने के लिए मैं सभी को आमंत्रित करता हूं। हमारे पूज्य स्वामी ब्रह्मेशानंद महाराज जी, आपका मार्गदर्शन मिलेगा, और आदरणीय रमाकांत जी भाई साहब एक बार खड़े हो जाइए, पीछे जरा मुंह करिए। भाई साहब के लिए जोरदार ताली बजाइए, रमाकांत जी के लिए। वृक्ष क्षेत्र के रहने वाले हैं, और आज हम लोग यहाँ संकल्प लेके जाएंगे कि अगला यहाँ जो गौ महाकुंभ होगा वो उत्तर प्रदेश में होगा,
आयोजकों से मेरा निवेदन है कि यहाँ के जो आपके पास अनुभव आए हैं उनको आप हम लोगों के साथ साझा करिए। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं निवेदन करूंगा, और दुनिया में गौ के लिए जानने वाले कोई मुख्यमंत्री है तो कौन है? उनका नाम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी। तो हम कहेंगे योगी मोदी इन दोनों के कुशल नेतृत्व में गौ आधारित प्राकृतिक खेती, गौवंश के संरक्षण संवर्धन का काम हो रहा है। पूर्व वक्ता हमारे आदरणीय राजेंद्र अथवाल जी ने बहुत अच्छी स्कीम बताई है कि इन्होंने 5 बैलों की जो स्कीम बताई है, मैं चाहूंगा राजेंद्र अथवाल जी आपकी इस स्कीम को हम उत्तर प्रदेश सरकार में लागू करने के लिए कोशिश करेंगे। और राजस्थान के इस मंच के माध्यम से मैं निवेदन करता हूं कि हमारा परिवार जन हमारे गौ सेवा आयोग का यहाँ जल्दी गठन हो राजस्थान में, जिससे हमारे गौ सेवा आयोग का भी परिवार बढ़ेगा। आप भी माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन करिए, मैं भी निवेदन करूंगा कि जल्दी से जल्दी यहाँ राजस्थान में भी गौ सेवा आयोग का जल्दी गठन हो और जल्दी अध्यक्ष उनकी टीम बने। सभी को मेरा सादर प्रणाम। भारत माता की, गौ माता की। हम कहेंगे गाय बचेगी, आप कहेंगे किसान बचेगा। गाय बचेगी, हम कहेंगे किसान बचेगा, आप कहेंगे गांव बचेगा। किसान बचेगा, हम कहेंगे गांव बचेगा, आप कहेंगे देश बचेगा। गांव बचेगा। प्रणाम सभी को। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय श्याम बिहारी जी। आपने कहा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के लिए, उनकी गौ सेवा के लिए निश्चित रूप से वे जिस पीठ से आते हैं उसका नाम ही गोरक्ष पीठ है, लेकिन हमारे लिए भी ये गर्व का विषय है कि आपके वहाँ जो राज्य के प्रमुख हैं, मुख्यमंत्री जी हैं, वे गोरक्ष पीठ से आते हैं। और हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री जी भी गोवर्धन के भक्त हैं, वे भी गोवर्धन की परिक्रमा करने वाले हैं। इसलिए ये तालमेल, ये अद्भुत सामंजस्य है निश्चित रूप से राजस्थान का और उत्तर प्रदेश का। हमारे मध्य में बीकानेर शिवबाड़ी से परम पूज्य विमर्शानंद गिरी जी महाराज पधारे हैं। आपके श्री चरणों में मैं बहुत बहुत प्रणाम निवेदित करता हूं। साथ ही हमारे मध्य में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, और मैं कहूं कि राजनीति जिनकी पहचान नहीं, जिनकी पहचान गौ सेवा से होती है, ऐसे आदरणीय श्रीमान रवि जी नैयर भी हमारे मध्य में हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। ऐसे अनेक गौ सेवक, गौ भक्त हमारे इस सभागार में विराजमान हैं। सबका नाम ले पाना मेरे लिए संभव नहीं है, इसलिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं, लेकिन आप सभी का हृदय के अंतस्थल से बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से हम मंच के साथ साथ सभी गौ भक्तों का भी स्वागत करें, अभिनंदन करें। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं जयपुर की जिला प्रमुख श्रीमती रमा जी चोपड़ा से आग्रह करूंगा, आप भी अपने विचार व्यक्त करें। श्रीमती रमा जी चोपड़ा। आज जो महाकुंभ जयपुर में हो रहा है, उसी के उपलक्ष्य पर मंच पर विराजमान श्री राजेंद्र जी अटवाल उत्तराखंड से पधारे हैं, तो एक बार राजस्थान में भी इनका स्वागत होना चाहिए। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। उन्हीं के साथ श्री श्याम बिहारी गुप्ता जी जो उत्तर प्रदेश से पधारे हैं, एक बार जोरदार ताली बजाकर इनका भी स्वागत, अभिनंदन करिए। श्री नवरंग जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक जो पधारे हैं, एक बार उनका भी जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। और उन्हीं के साथ मंच पर विराजमान सुरेंद्र जी अवाना जी गोपालक रत्न अवार्डी, उनका भी एक बार जोरदार अभिनंदन और स्वागत करें। और एक बार जोरदार इस टीम के लिए जिन्होंने एक इतना बड़ा महाकुंभ किया और हर जगह से पधारे और हमें भी इनवाइट किया और हम यहाँ पधारे, तो उसके लिए भी एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत, अभिनंदन। और एक बार जोर से भारत माँ का नारा लगाते हैं, भारत माता की, गौ माता की। और अभी किसानों की बात हो रही थी, तो जय जवान। आज अपन बात कर रहे हैं गौ माता की, और अभी काफी अच्छी बातें अपन को सुनने को मिली कि गौ सेवा ही सबसे बड़ी सेवा है। हम जानते हैं कि गौ सेवा से बढ़कर कोई सेवा नहीं है, क्योंकि ऐसे तो हम माता के रूप में गौ माता को मानते हैं, और उनके प्रकार भी 5 प्रकार से। माँ को कहीं भी माँ का नाम आता है तो वो पूजनीय होती हैं। तो सबसे पहले तो हम भारत माँ का नारा लगाते हैं, तो भारत माता है जो हमारे माँ है और अपने पूरे ब्रह्मांड में अपन निवास करते हैं। उन्हीं के साथ हमें जन्म देने वाली मातृ शक्ति होती है, वो भी एक माँ के रूप में है। उसके बाद जब बच्चा पैदल चलता है तो धरती माता पे पांव रखता है, वो पूजनीय है हमारी धरती माता। और उसके बाद जब वो दूध पी के बड़ा होता है तो वो होती है गौ माता। तो गौ माता भी हमारे माता की तरह ही पूजनीय है। उन्हीं के साथ जो है गंगा मैया,
जिसमें बाद में सबको लीन होना होता है, तो वो होती है गंगा मैया। तो माँ के प्रकार ही ऐसे होते हैं, माँ पूजनीय होती है। क्योंकि अभी बात चल रही थी किसानों के लिए, तो किसानों के घरों में गौ माता हमेशा रही है। और ये उद्देश्य भी यही है इस कुंभ का कि हर गांव, हर ढाणी तक और हर जिले, हर गांव तक ये पहुंचे कि हर घर में गाय गौ माता हो। क्योंकि आदरणीय मुख्यमंत्री जी भी अभी बात कर रहे थे हर जगह अनुदान, तो जब से हमारी सरकार आई है, आदरणीय राजस्थान के सम्माननीय मुख्यमंत्री जी आदरणीय भजनलाल शर्मा जी ने भी गौ पालकों के लिए, गौशालों के लिए भी अनुदान बढ़ाया है। जब से सरकार आई है, उन्होंने भी ये सोचा कि गौ सबसे बड़ी है और गौ माता का ही ध्यान हर जगह रखा जाए। उन्होंने भी आदरणीय चाहे प्रधानमंत्री जी हो, उन्होंने भी मातृशक्ति गौ माता का सेवा ही सबसे बड़ी सेवा मानी है। और आज ये कुंभ रखा गया, इस कुंभ में भी अपना इनका उद्देश्य भी यही है कि गौ माता को हर जगह पूजनीय, हर जगह हर घर में रहे। क्योंकि अपन जानते हैं पहले क्या है, कन्या के फेरे होते थे तो गौ दान सबसे पहले दान होता था, उसके ससुराल में गौ दी जाती थी। क्योंकि वो परंपरा, रीति रिवाज किसी ऐसे ही नहीं रखे जाते थे, उनके उद्देश्य होते थे। तो उस उद्देश्य के लेकर अपन को चलना चाहिए। मैं भी यही मानती हूँ कि हम सबको इस गौ सेवा के लिए, गौ दान के लिए गौ प्रेरित करें। हर गांव और हर ढाणी तक, गांव में, घरों में, किसानों में गाय को रखना जरूरी है। क्योंकि गाय आज दूध देने तक ही सीमित नहीं है। अभी बता रहे थे कि गौ सेवा से गोबर गैस प्लांट लगाए जाते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की देन से हमारे जयपुर जिले में भी त्रिवेणी धाम में गौशाला के अंदर एक बहुत बड़ा गोबर गैस प्लांट बना और उसे वहाँ श्रद्धालुओं के लिए गैस उपलब्ध की जाती है। वहाँ पूजा पाठ जो भी वहाँ श्रद्धालु आते हैं वो गैस को काम में लेते हैं। तो आज गाय का सेवा करना, सेवा के साथ साथ किसान उनसे अनुदान भी ले सकते हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने राजस्थान में भी, क्योंकि बैलों से खेती पहले हुआ करती थी, बैलों से अब खेती धीरे धीरे बंद हुई, तो अब उन्होंने अनुदान देकर कि बैल से जो भी किसान खेती करेगा उनको भी पैसे दिए जाएंगे, 25,000 के माध्यम से उनको सहायता दी जाएगी। तो अनेकों ऐसे किसानों के लिए सहायता भी सरकार से मिलती है। और हम सबका भी, जरूरी नहीं है, हम सबको भी कहीं भी गाय ऐसे मिले उसकी सेवा करनी चाहिए। गाय से बड़ा कोई दान नहीं, और गाय की सेवा सबसे बड़ी सेवा है। क्योंकि अपन कहते हैं सेवा करना और दान करना उसका कभी व्यर्थ नहीं जाता, उसका कहीं ना कहीं अपने आत्मा से अगर सोचें तो उसका पुण्य हमें मिलता रहता है। मैं सभी आयोजनकर्ताओं को धन्यवाद देती हूँ। आपने बुलाया और मान सम्मान दिया, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद, आभार। जय हिंद, जय भारत, राम राम सा। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमती रमा चोपड़ा जी। निश्चित रूप से जयपुर में यह गौ महाकुंभ हो रहा है, और जैसे अभी पूर्व वक्ता ने भी कहा कि उत्तर प्रदेश में भी इस प्रकार की तैयारियां हैं, तो ये एक अलख जगी है भगवान गोविंद देव जी की इस धरती से। और निश्चित रूप से ये अलख जो है वो पूरे देश भर में इसका प्रभाव जाने वाला है। हम सब भी अपने अपने स्तर पर जितना प्रयास कर सकते हैं, जितना सहयोग कर सकते हैं, क्योंकि ये एक विचार है, और विचार जो है वो जितना अधिक उसका प्रसार हो, विचार का जितना अधिक प्रचार हो, प्रसार हो, वो अच्छा है, श्रेष्ठ है। अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगा श्रीमान सुरेंद्र जी अवाना को। आप राजस्थान के प्रथम गौपालन रत्न अवार्डी हैं, और जयपुर से कुछ ही दूरी पर बिचूर्ण में आप प्रत्यक्ष रूप से वहाँ जाकर देख सकते हैं कि किस प्रकार से गौपालन का जो कार्य है वो न केवल स्वावलंबी रूप से अपितु उसको आर्थिक रूप से भी कैसे लाभकारी बनाया जा सकता है। ऐसे सफल प्रयोग करने वाले श्रीमान सुरेंद्र जी अवाना को मैं आमंत्रित करूंगा आपकी जोरदार तालियों के साथ। इस समारोह में उत्तराखंड प्रदेश के गो आयोग के चेयरमैन सम्माननीय, साथ में उत्तर प्रदेश
गौ सेवा आयोग के चेयरमैन औरंगजी भाई साहब, हमारी जयपुर की जिला प्रमुख महोदय, परम सम्मानीय बीकानेर आदरणीय स्वामी जी के सादर चरणों में नमन। सभी देवी और सज्जनों, गौ सेवा, गाय को बचाने के लिए सरकार अपने स्तर पर अच्छे प्रयास कर रही है। उत्तराखंड और यूपी में भी जैसा बताया कि उत्तराखंड में तो 80 रुपये पर दिन प्रति व्यक्ति प्रति गाय अनुदान दिया जा रहा है। सब जगह अपने अपने तरीके से अच्छे काम कर रहे हैं। मैं गौ सेवा और गाय को बचाने के लिए क्या प्रयास पिछले 9 साल से किए हैं वो आपके सामने शेयर करना चाहूँगा। बिचूण के अंदर 55 एकड़ 85 बीघा के अंदर पूरी जैविक खेती हो रही है, जो सिर्फ देसी गोमाता के कारण हो रही है। इंटीग्रेटेड फार्मिंग है, IFS मॉडल का फार्म है पूरा। सब तरह के फल हैं, बहुवर्षीय चारा है, पशुधन है, और 20 हमारा जो राज्य पशु है रेगिस्तान का जहाज वो भी उस फार्म पे हैं। और जो भी वहाँ उत्पाद पैदा होता है, चाहे दूध हो, फल हो, सब्जी हो या अनाज हो, उस सब का प्रसंस्करण वहाँ किया जाता है, यानी डायरेक्ट मार्केटिंग की जाती है। जयपुर में 1500 परिवारों का मैं फैमिली फार्मर हूँ, यानी उनकी डिमांड से कि उनको दूध के बाई प्रोडक्ट चाहिए, फल चाहिए, सब्जी, अनाज जो भी चाहिए मोबाइल पे बताते हैं और उनको प्रयास करते हैं कि घर पे पहुंचाने के। तो ये भी एक तरह से गौ माता के माध्यम से लोगों को ऑर्गेनिक चीज़ें, उत्पाद पैदा करके देना, उनका स्वास्थ्य सुधारना, गौ माता के माध्यम से ये सब हो रहा है। किसान भाई मेरे साथ फार्म पे आते हैं तो मैं उनको ये कहता हूँ कि आप अपना दूध, फल, सब्जी, अनाज मंडी या कहीं डेयरी में देंगे तो उससे आपकी इनकम डबल नहीं हो सकती। जैसा हमारा प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं किसानों की इनकम डबल होनी चाहिए। किसान खुद अपने उत्पाद को प्रसंस्करण करके बेचेगा, कीमत वो लगाएगा, तब उसकी इनकम 2 से 4 गुना होगी। दूसरी इनकम कैसे बढ़ेगी? गोमाता के माध्यम से वो जैविक खेती करेगा, उसके गोबर से जैविक खाद बनाकर खेती करेगा, गोमूत्र से कीटनाशक फंगीसाइड बनाकर उसका स्प्रे करेगा, तो किसान की लागत कम आएगी। आप देखिए हमारे जो 5 मोटे मोटे खर्चे होते हैं वो हमारे फार्म पर लगभग 50% की बचत है। चाहे खाद हो, बीज हो, कीटनाशक हो, पानी हो, बिजली हो, एक मजदूरी जरूर थोड़ी 1.5 लगती है, बाकी सब की बचत हो रही है और उसी से किसान की इनकम डबल होगी। 2 गाय से 12 दिसंबर 16 को शुरुआत की थी। गिर नस्ल की गाय गुजरात में डॉक्टर लाल सिंह जी और हम पूरे में देखा, वहाँ थोड़ा नाम होने के कारण नस्ल अच्छी है, नो डाउट, लेकिन वहाँ महंगी थी। तो हमने दूदू और किशनगढ़ तहसील से 50-60 हज़ार में 10 लीटर, 8 लीटर, 12 लीटर वाली गाय खरीदी। और प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि 18 में उन्होंने सॉर्टेड सीमन की परमिशन दी, और राजस्थान सरकार को भी धन्यवाद दूंगा कि अभी अभी हमें सॉर्टेड सीमन उपलब्ध कराया राजस्थान में मात्र 80 रुपये में। इसके लिए मैं राजस्थान सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। सॉर्टेड सीमन 19 में हमारे फार्म पर एक कंपनी का 1050 का और दूसरी कंपनी का 1200 सीमन यूज कर रहे थे, और करते करते आज 350 बछिया और लगभग 50 बछड़े उस सॉर्टेड सीमन से हुए। बछड़ों हमने जो 14 लीटर, 15 लीटर, 18 लीटर वाली थी वो गांव के अंदर निःशुल्क हमारी तहसील के आसपास जो भी किसान है उनके गांव में छोड़ने को दिए। लेकिन चूंकि थोड़ी बहुत खर्चा भी हुआ है, तो जो
20 लीटर 22 लीटर वाली थे, उनके जो बछड़े हुए वो हमने 51,000 1 लाख तक बेचे हैं। जो पशुपालक 10 गाय 20 गाय रखते हैं वो खरीद के ले गए हैं। जहाँ जरूरत थी गांव में वहाँ निःशुल्क दिए, बाकी जो पैसे दे सकते थे वहाँ हमने सेल किए। 350 जो बछिया हुई, अब वो उनमें लगभग 100 के करीब पैलूण और 15-20 के करीब दूजूण गाय बन गई। वो जो सॉर्टेड सीमन से बछिया पैदा हुई, 10 लीटर वाली गाय के जो सॉर्टेड सीमन से बछिया पैदा हुई वो 15 लीटर तक दूध दे रही है। और नस्ल में जो हमारी रैंडी थी जो 50,000 में बिकती थी 10 लीटर वाली, वो गुजरात में अगर नस्ल थोड़ी ठीक है तो वो 1.5 से 2 लाख में गुजरात में मिल रही है। तो किसान साथियों से मैं यही कहता हूं कि सॉर्टेड सीमन के हमारे फार्म पर 3 फायदे हो रहे हैं मोटे मोटे, जो मैंने मुख्यमंत्री जी को पहले बताया था, हमारे पशुपालन मंत्री जी को भी बताया तीनों फायदे, और उसके बाद समझ में आई और आज हमें 80 रुपये में मिल रहा है। 3 फायदे ये हैं सॉर्टेड सीमन के। नंबर 1, दूध का उत्पादन जो बछिया पैदा होगी अपनी माँ से 4, 5, 6 लीटर तक बढ़ेगा ही बढ़ेगा। नंबर 2, वो जो प्योर नहीं है ब्रीड वाइज और 50-50 हज़ार में बिक रही है, वो नस्ल सुधरेगी सेकंड में ही, और वो 1 लाख तक बिकेगी नस्ल सुधरने के कारण और 15 लीटर दूध के कारण, 1 से 1.25 लाख तक। और नंबर 3, 90% बछिया ही पैदा होंगी, 10% नंदी महाराज होंगे। तो किसी किसान की अगर 10 गाय ब्याती हैं, 5 बछड़े और 5 बछड़ी, और हमारे यहाँ 9 बछड़ी और 1 बछड़ा होता है, तो उस किसान की 2.5 साल में 3 साल में 5 गाय बनेंगी, वो सेल करेंगे तो उससे इनकम होगी। हमारे यहाँ 9 गाय बनेंगी और वो 1.5 लाख के लगभग बिकेगी। तो इससे किसान की इनकम भी बढ़ेगी। गोमाता अगर ये जो गाँव में छोड़ते हैं किसान हमारे, वो कौन सी गाय को छोड़ते हैं? 2 लीटर 4 लीटर वाली सुबह दूध निकालेंगे, गांव में छोड़ देंगे, शाम को वापस आएगी, फिर दूध निकालेंगे, रात में यहाँ रहती है तो बांध लेंगे, सुबह दूध निकाल के फिर छोड़ देंगे। अगर हर गौ माता 10 लीटर प्लस दूध देगी, कोई किसान उसको गांव में नहीं छोड़ेगा। अच्छी बात है, सरकार हर तरह से सेवा कर रही है गौ माता की, लेकिन ये भी एक तरीका है जो हमारे फार्म पे अपनाया जा रहा है कि हर गौ माता को 10-12 लीटर वाली बना दो, कोई भी किसान उसको रोड पे नहीं छोड़ेगा, बांध के रखेगा, क्योंकि उसको इनकम गोमूत्र और गोबर के अलावा 4 से 5 गुना तक जो दूसरी गाय है उनसे किसान की इनकम बढ़ेगी, तो वो उसकी देखभाल और ढंग से करेगा। तो इस तरह से ये एक भी तरीका है गौ माता को बचाने के लिए। और लोग इससे दूध के उत्पादन जो लोगों को ऑर्गेनिक खिला के दोगे, उससे जो स्वास्थ्य सुधरेगा वो अलग फायदा है। इसके अलावा देसी गाय के गोबर गोमूत्र से जो जैविक खेती हम कर रहे हैं, उसमें पानी की बचत आदि है। जो आप कोई फार्म पे आएंगे तो देखेंगे कि पूरी बंजर भूमि थी वो 9 साल पहले, आदि में बजरी थी क्योंकि पहाड़ के पास में, और आदि में रेतीला टीला था। ये देसी गौमाता का कमाल है कि वो धरती माँ को उसने बचाया है। आप मई जून में भी हमारे फार्म पे आओगे तो आपको ऐसा लगेगा कि हम उत्तराखंड या हिमाचल में आ गए हैं, इतनी हरियाली मिलेगी आपको। दूसरी बात मैं बता रहा हूं कि संतुलित आहार जो है हमारी गौमाता को नहीं मिल रहा है। सरकार जो 50 रुपए दे रही है उसमें संतुलित आहार नहीं मिल सकता। उसके लिए मैंने जो भी किसान भाई आते हैं उनको कहता हूं कि जो भी 2 बीघा हो या 100 बीघा हो, मेड़ के ऊपर पेड़ लगा दो आप, और वो बहुवर्षीय चारे के पेड़ लगाओ जिसकी उम्र 5 साल से 150 साल तक है। जैसे नेपियर है या 3 साल वाला रंज का है, उनकी उम्र कम है। और एक पिलकन है, पीपल की वैरायटी, बॉटनिकल नेम पोकल है, वो पीपल की वैरायटी है। IGFRI झांसी ने मुझे 2 बार सम्मानित किया। वहाँ के वैज्ञानिकों ने बताया कि ये बहुत अच्छा हरा चारा है गौमाता के लिए, इसके अपन कुल्हाड़ी भी मार सकते हैं। उसकी उम्र 150 साल है। मैंने 350 पेड़ लगा दिए पिलकन के, और मेरा पोता का पोता भी
उसको छांग छांग के गौ माता को हरा चारा खिलाएगा। संतुलित आहार, अभी किसान क्या कर रहे हैं, खेत में हरा चारा खूब है, खरपतवार या खुले में चरा रहे हैं, तो अभी हरा ही हरा मिल रहा है, तो आप देखिए उसका गौ माता का गोबर पतला मिलेगा, यानी वो पूरा गुण नहीं कर रहा उसके। और जब फरवरी मार्च में हम गेहूं निकाल लेंगे तो फिर सूखा तूड़ा ही तूड़ा खिलाएंगे, वो संतुलित आहार नहीं है। वैज्ञानिक वेटनरी साइंस के ये कहते हैं कि 50% लगभग हरा हो और 50% सूखा हो। सूखा भी बहुत जरूरी है, तो जुगाली करने वाले पशु है उसको सूखा चारा भी बहुत जरूरी है। वो अगर बैलेंस, अगर इन दिनों में हरा है तो आप 30% तो खिलाओ, तब वो पूरा गुण करेगा, गौ माता स्वस्थ भी रहेगी, उसका गोबर भी अच्छा आएगा और दूध की क्वालिटी भी अच्छी होगी, दूध भी ज़्यादा बढ़ेगा। तो बहुवर्षीय चारे के अंदर मैं आपको बताऊं, नीम, गंवारपाठा और सैंजणा तीनों औषधीय पौधे हैं, आप सब जानते हो। ये गौ माता को अगर खिलाओगे तो वो स्वस्थ भी रहेगी और दूध के औषधीय गुण बढ़ेंगे। इस पृथ्वी पर अगर सबसे ज्यादा औषधीय गुण है, वैद्य जी बैठे होंगे कई जानते हैं, सैंजणा मोरिंगा जो ड्रमस्टिक पेड़ है उसमें सबसे ज्यादा औषधीय गुण है। उसकी फूल, फली, पत्ती, जड़, तना, छिलका और गोंद 7 चीजें हैं, सातों की सातों में कुछ न कुछ औषधीय गुण है। अगर आप सैंजने के पत्ते, फली, फूल गौ माता को खिलाएंगे, सबसे ज्यादा दुधारू पशु में कैल्शियम की कमी होती है, और जब पशुपालक की गाय में कैल्शियम की कमी होती है तो वो अंग्रेजी दवाई देता है, इंजेक्शन देता है, पीने की दवाई देता है, और वो उसकी दूध की गुणवत्ता भी खराब होती है। और जो एलोपैथी हमारे नुकसान करती है वैसे ही गौ माताओं को भी नुकसान करती है। तो इसलिए मेरा निवेदन है कि जो गौ माता पालते हैं, एक तो सैंजना खिलाना शुरू कर दो, चाहे पाव भर खिलाओ, आधा किलो पत्ते खिलाओ, उससे उसको कैल्शियम की कमी नहीं रहेगी। और दूसरा जो पानी का आपके खेड़ी बोलते हो या जो भी बोलते हो, उसको कली से पोत लो और उसमें 1 कड़ी की डली उसमें डाल दो। कभी भी ये 2 काम कर लोगे, आपकी गौ माता में कैल्शियम की कमी नहीं होगी। और गंवारपाठा, सैंजना और नीम खिलाओगे तो दूध के औषधीय गुण बढ़ेंगे। कल यहाँ वीसी साहब जोधपुर वाले बैठे थे, मैंने उनसे निवेदन किया कि आपके जो पीजी कर रहे हैं बच्चे आयुर्वेद में, हमारे फार्म पे 5-7 बच्चों को भेज दो, मैं उनको रहने की और खाने की व्यवस्था करूंगा, और वो रिसर्च करें कि एक गौ माता को सिर्फ गंवारपाठा खिलाएं, एक को सिर्फ सैंजना खिलाएं, एक को सिर्फ नीम खिलाएं और एक को तीनों चीज खिलाएं। और वो बच्चे स्टूडेंट रिसर्च करें कि किसको क्या खिलाने से उसके दूध में कौन से औषधीय गुण बढ़े हैं, किस किस डिजीज बीमारी में वो दूध ठीक रहेगा, इस पे बच्चे रिसर्च करके बताएं। मैं किसी को कहूँगा, मेरी बात पे कोई विश्वास नहीं करेगा। वीसी साहब सहमत हुए इस पे, तो उससे वो दूध और दही और घी और छाछ अपन सेवन करेंगे। मेरा मानना ये अभी तक है 9 साल के अनुभव से कि कई बीमारियों के अंदर वो फायदा करेगा। अपन गंवारपाठे की सब्जी नहीं